जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में अपन बात करेंगे जो भी वर्तमान के अंतर्गत आपकी एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा का। तो उस पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र की अपन बात करेंगे। जो फर्स्ट पेपर में आपका एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम के अंतर्गत अपन बात करेंगे अपने वाले सब्जेक्ट यानी कि पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी साइंस के अंतर्गत 25 क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं साथियों, अपन उसकी चर्चा करेंगे। कितने क्वेश्चन की बात करें अपन? 25 क्वेश्चन आए हैं साथियों इस पेपर में, ठीक है। उन 25% का अपन क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे साथियों। भी इन क्वेश्चन के अंतर्गत किस प्रकार से एग्जामिनर ने माइंड सेट रखा है और आने वाले एग्जाम में आपसे किस प्रकार से और नए क्वेश्चन पूछ सकता है, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों अपने, तो इसी के एग्जाम के अंतर्गत अपन बात करेंगे। जो पहला क्वेश्चन आपका रह जाता है साथियों, वो रह जाता है, उसने पूछा था पहले क्वेश्चन के अंतर्गत साथियों क्या पूछा है? 11 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करेंगे साथियों। किस नंबर की? 11 नंबर क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। क्या प्रश्न है? उसने पूछा था जुगाल या कड क्या है, ठीक है। बिकड किसे कहते हैं? तो कड क्या होता है साथियों? कड की अपन बात करते हैं। कड होता है आपका पशुओं में आंशिक रूप से पाचित भोजन। तो बात करते हैं जब पशुओं में पाचन का अपन स्टार्ट करते हैं ना, रूमेन वाले पार्ट से आपका पाचन स्टार्ट होता है, तो उसमें बात करेंगे तो जुगाल या कड की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? पशुओं में आंशिक रूप से पचित भोजन को क्या कहा जाता है? जुगाल या कड कहा जाता है साथियों, ठीक है। उसी के नीचे अपन एक और प्रश्न देखते हैं, आप ही किसी एग्जाम में आया हुआ, वो पूछा गया था मछली में श्वसन अंग है। मछली में श्वसन अंग है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्या पूछा उसने? मछली में श्वसन अंग है। भी मछली जो श्वसन करती है, जो बात करेंगे भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करें साथियों? अपन बात करें रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करें। इनका जो रेस्पिरेशन सिस्टम रह जाता है, किनकी? मछली की बात करते हैं साथियों अपन। तो इनका रेस्पिरेशन सिस्टम आपका क्या रह जाएगा? तो रेस्पिरेशन सिस्टम, ऑर्गन्स की बात करें फिश के अंतर्गत, ऑर्गन्स की बात करें फिश के अंतर्गत बात करें, तो इनका रेस्पिरेशन सिस्टम क्या रह जाता है? इनका रह जाता है गिल साथियों, ठीक है। गिल यहां अपन क्या कहते हैं? क्लोम कहते हैं। क्लोम के द्वारा मछलियां क्या करती हैं? श्वसन करती हैं। बाकी बात करें फेफड़ों में अपन बात करें तो फेफड़े नॉर्मली आपको मिल जाते हैं ना ह्यूमन बीइंग के अंतर्गत। यहाँ अपन जो पशुओं की बात करें तो रुमंथी वालों में उनमें भी फेफड़े आते हैं आपके, ठीक है। और यहां अपन बात करें, एक और वर्ड आ रहा है साथियों, स्प्रिकल्स की बात करें। स्प्रिकल्स किस में आता है? ध्यान रखना, कीटों के अंतर्गत अपन क्या बात करें? जो कीट होते हैं आपके, जो क्या होते हैं आपके? इंसेक्ट होते हैं। इंसेक्ट क्या करते हैं? इंसेक्ट के अंतर्गत जो उनका श्वसन अंग माना गया है वो स्प्रिकल्स माना जाता है। वहां अपन बात करेंगे उसमें 10 जोड़ी स्प्रिकल्स पाए जाते हैं, ट्रेकिया पाया जाता है आपका, उसके माध्यम से श्वसन करते हैं। यहां अपना क्वेश्चन क्या था? उसने मछली के बारे में पूछा है, तो मछली के श्वसन अंग क्या रह जाते हैं? क्लोम या गिल रह जाते हैं साथियों, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रह जाता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? 13 नंबर क्वेश्चन आपका नेक्स्ट रह गया साथियों। कौन से वाला? 13 नंबर क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, ठीक है। क्या था इस क्वेश्चन के अंतर्गत? तो यहां बात करते हैं, इसने पूछा था, यहां इस क्वेश्चन में अपन बात करते हैं, इसने क्या पूछा? ये पूछ रहा है साथियों, दही किस जीवाणु की सूक्ष्मजीवी क्रिया से बनता है? कर्ड इज फॉर्मड बाय माइक्रोबियल एक्शन ऑफ विच बैक्टीरियम? विच बैक्टीरियम की बात करें। ये ध्यान रखना साथियों, जब अपन दूध की बात करते हैं ना, तो दूध के अंतर्गत आपका क्या है? एक पदार्थ पाया जाता है, कौन सा? लैक्टोज, जो क्या होता है? उसकी मिठास का कारण होता है। और उस लैक्टोज के अंतर्गत ध्यान रखना, 2 जीव पाए जाते हैं आपके, कौन से कौन से? उसी में आपका स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, जो उसे लैक्टिक एसिड में चेंज करता है। लेकिन यहां वो नहीं पूछ रहा है, आपसे ये पूछता भी दूध किस प्रकार से आपका क्या है? दूध में अम्लता कैसे ज्यादा हो जाता है? तब आपको ध्यान रखना था भी दोनों ही आपके सही होते हैं, लैक्टोबैसिलस भी और स्ट्रेप्टोकोकस भी दूध में अम्लता किस कारण होती है या दूध फट किस कारण जाता है, ठीक है, वो बात करते हैं। लेकिन यहां उसने पूछा है भी दही कैसे बनती है? दही बनने का जो कारण रह जाता है वो क्या रह जाए आपका? राइट आंसर इसका क्या रहता है? लैक्टोबैसिलस रह जाता है, जो दही बनने का इसका कारण होता है साथियों। उसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो 36 नंबर क्वेश्चन रह जाएगा साथियों। 36 नंबर में क्या पूछा जा रहा है उसकी अपन बात करते हैं।
अब बात करते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर में वो क्या पूछ रहे हैं, तो यहां अपन को बेसिक सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। 36 नंबर में वो क्या पूछा है, 36 नंबर में उसने पूछा है क्या साथियों, 36 नंबर में अपन बात करते हैं, उसने एक साइड आपका क्या है, वृक्ष के, लकड़ियों के, घास के नाम दे दिए, और एक साइड अपन बात करते हैं क्या, वैसे तो साथियों ये अपन यहां भी पढ़ रहे हैं, पशु चारा से संबंधित अपन ले लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन यही क्वेश्चन आपका जियोग्राफी में भी इंक्लूड होता है, लेकिन अपन बात कर लेते हैं क्या था। अब ध्यान क्या रखना है अपन को, सिंपल सी बात करें तो अपन क्या, जब भी ये पेड़ वाले क्वेश्चन आए तो आपका जो पशु परिचर का एग्जाम है साथियों, ये किस लेवल पे, ये 10वीं के लेवल पे, मतलब 10th लेवल पे आपका एग्जाम है, तो 10th लेवल के हिसाब से ही अपन को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा पजल नहीं करेगा आपको, इजी सा ही अपन बात करें तो इजी वे में भी अपन इस क्वेश्चन को क्या है, सही कर सकते हैं साथियों। कैसे कर सकते हैं उसकी बात करते हैं ना। तो क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन ये देख, तो अब देखने यहां से आपको पहचान में क्या रहा है, सर हमने तो एक का नाम सुना हुआ है, किसका, सेवन और धमन, ये क्या है, ये घास के प्रकार है, क्या है, घास के प्रकार है, तो सेवन और धमन घास के प्रकार है, तो घास को अपन किस में लेते हैं, तो चारे के रूप में लेते हैं, मतलब कि पशु चारे के रूप में बात करते हैं, सेवन और किसका, धमन घास का उपयोग किया जाता है। तो देख लेते हैं अपन डी का क्या कोई सेकंड हो रहा है, जी साथियों, डी का सेकंड एक ही ऑप्शन है आपका, कौन सा, पहले वाला, तो ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। इसी के हिसाब से बात करें तो सागवान वृक्ष की बात करते हैं, तो सागवान वृक्ष से क्या करते हैं अपन, कृषि के औजार बनाते हैं। और बात करें सालार वृक्ष जो रह जाता है वो पैकेजिंग के डिब्बों में, डिब्बे बनाने में काम आता है। और जो आपका धोख रह जाएगा, धोख साथियों क्या रह जाता है, इसे जलाकर कोयला बनाया जाता है। तो इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना था, जो आपके पेड़ वाले क्वेश्चन आते हैं उनको इजिली अपन क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रह जाता है 40 नंबर, उसकी बात कर लेते हैं साथियों। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था साथियों, क्या क्वेश्चन बना था उसकी बात कर लेते हैं ना। कौन से नंबर की बात कर रहे हैं अपन, 40 नंबर की बात कर लेते हैं ना। तो कौन सा क्वेश्चन आपका 40 नंबर वाला क्वेश्चन है साथियों, यहां बात कर लेते हैं अपन 40 नंबर वाला, क्या पूछा गया था इसमें, या क्या बन सकता है आपका क्वेश्चन। तो इसमें साथियों क्या पूछा गया उसने, वो पूछ रहा है भी जो आपका मारेक रोग रह जाता है, ये किसका एक सामान्य रोग रह जाता है, कौन से की, मारेक डिसीज की बात करें साथियों, किसकी बात करें, मारेक डिसीज की बात करें। तो ये ध्यान रखना ये किसका रोग रह जाता है, पोल्ट्री का रह जाता है, पोल्ट्री का। इसके अलावा भी बात करें तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी खेत भी पूछा जा सकता है आपका, ये भी पोल्ट्री का रह सकता है, ठीक है। रानी खेत के अलावा बात करें तो खूनी पेचिस रह जाता है आपका, कौन सा रह जाएगा साथियों, खूनी पेचिस रह जाता है। तो कौन से रानी खेत, खूनी पेचिस, रानी खेत को न्यू कैसले डिसीज के नाम से जानते हैं, आने वाले एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है न्यू कैसले डिसीज किसका रह जाता है, वो भी पोल्ट्री का है। तो ये पोल्ट्री की है, रानी खेत, खूनी पेचिस की बात करते हैं अपन, ठीक है, ये आपके किसके रह जाते हैं, पोल्ट्री के रह जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं साथियों, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया था आपसे 47 नंबर। अपन नेक्स्ट 47 नंबर की बात कर लेते हैं, क्या है 47 नंबर के अंतर्गत, क्या नया एग्जाम में आया है, क्या आपसे इंटरेस्टिंग पूछा गया है, क्या आपको पजल करने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, उसी की बात करते हैं साथियों। क्यों पजल किया उसने, हमसे ही ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ना। तो क्या सिंपल क्वेश्चन था, तो उसने पूछा बुग्याल, क्या है, बुग्याल क्या होता है, क्या है इसके निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने, भी बुग्याल से संबंधित कौन सा है। तो ध्यान रख लेना साथियों, उच्च पर्वतों के विस्तृत सादल क्षेत्र को बुग्याल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये अपन कहां कौन से टॉपिक की बात करें, ये अपन पढ़ के आए थे, चारावाह वाला जो टॉपिक पढ़ते हैं ना साथियों, उसके अंतर से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद इसी के जस्ट नीचे आपका क्वेश्चन रह जाता है, उसकी बात करते हैं साथियों अपन। तो क्या पूछा गया था उसके अंतर्गत, इसी के नीचे इसी टॉपिक को ही अपन आगे ले जाते हैं, तो उसमें उसने पूछा, क्या पूछा उसने, वो पूछ रहा है भी मारू राइका पशु की बात कर रहा है, वो किसकी, मारू राइका पशु चारकों का आशय उस राइका समूह से है जो निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। तो अपन को क्या करना है, चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करते हैं, किसकी, मारू राइका की बात कर रहा है, ठीक है, ग्रुप ऑफ राइकास हु, तो किससे डिनोट करता है आपका, तो यहां रखना किसकी बात कर रहा है, वो राइका की बात कर रहा है। और आपको याद हो जब अपन ने क्या पढ़ा था, कैमल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था क्या भी जो ऊंटों की पालक जाति रह जाती है
वो राइका के नाम से जानती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंटों को पालने वाले। किसको? ऊंटों को पालने वाले क्या कहलाते हैं? राइका। और क्या क्या बातें रह जाती हैं वो ध्यान रखना साथियों। किससे संबंधित? ऊंटों से संबंधित बात करते हैं। ऊंटों के जो देवता हैं, ऊंटों के देवता किसे माना गया है? पाबू जी को माना गया है। ध्यान रखना, क्या पता आने वाले पर्सन में आपका यही क्वेश्चन छप जाए। कौन सा? ऊंटों के देवता कौन है? पाबू जी हैं। और ऊंटों की देवी के नाम से किसे जाना जाता है? देवता आपके पाबू जी हैं और देवी आपकी कौन रह जाती है? अंता देवी रह जाती है। कौन सी रह जाती है? अंता देवी। तो इसमें और भी ध्यान रखना है अपन को भी, जो ऊंटों को यहां पे राजस्थान में लाने का श्रेय जाता है वो किसे जाता है? वो साथियों किसे जाता है? पाबू जी को जाता है। तो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी पाबू जी को जाता है। इसके देवता भी कौन माने जाते हैं? पाबू जी माने जाते हैं। तो इस आंसर का, सॉरी, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपका डी हो जाएगा। राइका जो जाति रहती है ऊंट पालक जाति के रूप में मानी जाती है। इसके बाद 46 के बाद अपन चलते हैं 47 पे साथियों। ठीक है, 47 अपन ने पढ़ लिया, 48 अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद आपका 49 नंबर क्वेश्चन रह जाता है। क्या था 49 नंबर क्वेश्चन? उसकी बात कर ले अपन। तो ये आपका 49 नंबर क्वेश्चन रह जाता है साथियों। कौन से की बात करते हैं अपन? 49 की बात करते हैं। तो क्या है 49 नंबर? तो यहां देखिएगा 49 नंबर आपका क्या रह जाता है साथियों? उसमें वो क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है 49 नंबर की बात कर रहे हैं। तो क्या था? निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्लें हैं? ध्यान रखना, क्या पूछ रहा है? उसने ये पूछा विदेशी नस्लें। तो आपको पता होगा साथियों, अभी अपन रिसेंटली गाय की नस्लें पढ़ के आए। मैंने आपको वर्गीकरण कराया था। उस वर्गीकरण के हिसाब से अपन को याद रखना था कौन सी विदेशी और कौन सी आपकी भारतीय रह जाते हैं। तो यहां बात करते हैं, तो जो आपकी क्या है? लाल सिंधी रह जाती है। क्या पढ़ा था इसके बारे में? भारतीय नस्ल है और सर्वाधिक वसा वाली नस्ल है ये आपकी। ठीक है, थारपारकर में क्या पढ़ा था? ये भी भारतीय नस्ल रह जाती है। और जो क्या थी? द्विप्रयोजनी में सर्वश्रेष्ठ नस्ल थी। लेकिन हॉलिस्टियन फ्रीजियन क्या थी? एक विदेशी नस्ल रह जाती है। क्या रह जाती है? विदेशी नस्ल रह जाती है। इसके बारे में क्या पढ़ा था? सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली विशाल काय, सबसे ज्यादा खाने वाली हॉलिस्टियन फ्रीजियन थी। फिर जर्सी भी क्या है? विदेशी नस्ल। ऐसी विदेशी नस्ल जो विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ब्राउन स्विस भी आपकी क्या रह जाती है? विदेशी नस्ल। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, सी और डी। कहां है बी, सी, डी? तो जी अपन बात करते हैं कौन सा रह जाएगा? सॉरी, बी रह गया आपका, सी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं अपन, डी रह जाता है आपका। कौन सा? तो क्या है? बी रह जाता है। जर्सी बी रह जाएगा, ब्राउन स्विस डी रह जाएगा और फिर ई रह जाएगा हॉलिस्टियन फ्रीजियन। तो क्या है? बी, डी और ई। तो पहला ही आंसर, पहला ए नंबर इसका क्या है? राइट आंसर था साथियों। तो आपकी जर्सी, एचएफ और ब्राउन स्विस क्या रह जाती हैं? विदेशी नस्लें रह जाती हैं। उसके बाद अपन चलते हैं 49 के बाद अपन चलते हैं 59 पे साथियों। 59 में क्या रहा है? क्या और नया क्वेश्चन मिला है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी, जिसकी चर्चा अपन ने अच्छे से की थी। अगर आपने साथियों सेशन लिए हुए तो आपके ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। तो अपन बात कर रहे हैं कौन से क्वेश्चन की? तो आपने अगर वो गाय वाला सेशन पढ़ा हुआ, वो आपने क्लासें लगाई हुई, तो आप कहोगे सर आपका तो हुबहू क्वेश्चन छप रहा है एग्जाम में। जी बिल्कुल। तो क्या बात की थी अपन ने? निम्नलिखित में से, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली पशु की देशज नस्ल है? यानी कि भारतीय नस्ल। पहले विदेशी नस्ल की बात की है उसने और अब भारतीयों की पूछ ली है। तो उस वर्गीकरण में दोनों ही क्वेश्चन आ गए। तो यहां बात करते हैं कौन सी? तो साथियों यहां देखना, लाल सिंधी की अपन ने बात की थी, भारतीय नस्ल थी, सर्वाधिक वसा वाली। थारपारकर क्या थी? भारतीय नस्ल थी, सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनी वाली। मतलब ए और बी तो अपनी होंगी ही होंगी। ठीक है, ये तो देसी नस्ल ही है। ठीक है, साहिवाल आपकी क्या है? सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली देसी नस्ल रह जाती है। तो इसने क्या पूछा है? ध्यान से पढ़ लेना। इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली पशु की देसी नस्ल नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? जर्सी नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है? विदेशी है साथियों। क्या रह जाती है? विदेशी रह जाती है। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी के नीचे बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो साथियों आपका रह जाता है, क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था उसने, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साथियों क्या पूछा है उसने? नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में उसने पूछा है पशुओं का
खुर पका मुंह पका रोग, बहुत इंटरेस्टिंग साथियों, ठीक है। जो अपन पशुओं के रोग पढ़ते हैं उसमें से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या पूछा उसने, फुट एंड माउथ डिसीज, ठीक है, जो रोग है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। क्या वो जीवाणु जनित है, क्या वो कवक जनित है, या प्लाज्मोडियम है, या विषाणु जनित? तो बिल्कुल साथियों ये क्या रह जाता है, विषाणु जनित रह जाता है। एफएमडी आपका क्या रह जाता है, विषाणु जनित रह जाता है। ध्यान रखना, ये तो आपका आपसे पूछ लिया कौन सा, ये तो उसने पशुओं में पूछ लिया विषाणु जनित है। और अब मैं आपको लास्ट ही बता के आऊं, जो अपन ने रानीखेत की बात की थी ना, ये क्या रह जाता है, ये भी विषाणु जनित रह जाता है। मतलब पोल्ट्री का रानीखेत भी विषाणु जनित है, एफएमडी भी विषाणु जनित है इसका, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अपन बात करें जीवाणु जनित वालों में, अगर बात करें साथियों, तो मोस्ट फेमस क्वेश्चन बनता है आपका गलघोटू रोग से। एक तो गलघोटू रह जाता है, इसी में बात करेंगे आपका थनैला रोग रह जाता है, इसी में बात करूं तो मैं एंथ्रैक्स रह जाता है आपका, कौन सा, एंथ्रैक्स रह जाता है। और इसी में बात करें साथियों तो लास्ट जो अपन बात करते हैं वो आपका लंगड़ी ज्वर रह जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एफएमडी के बारे में अपन बात करते हैं तो ये क्या है, भारत के अंतर्गत एक वायरस के द्वारा फैलता है, ओएसी की बात की थी अपन ने, उसके द्वारा फैलता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। और 65 नंबर आपका क्या रह जाता है, 65 में से आपसे क्या पूछा गया है, तो यहां बात करते हैं 65 क्या था, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका कौन सा रह जाएगा, 65 की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं साथियों, अपन बात करते हैं 65 की भी। क्या पूछ लिया 65 के अंतर्गत, जी बिल्कुल बात करते हैं अपन 65। ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये भी आपका रोग में से ही बना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बन जाता है, ये भी रोग में से बना हुआ क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन था साथियों, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है गाय और भैंस के वत्स जनन के समय, किसके समय, गाय और भैंस के वत्स जनन के समय, यानी कि ध्यान रख लेना वो क्या कर रहा है, वत्स जनन का मतलब प्रसव के समय, किसके, प्रसव के समय है। प्रसव के समय हो वाले मिल्क फीवर के लक्षण क्या रहते हैं, भी जब वत्स जन प्रसव होता है उस समय मिल्क फीवर हो जाए तो उसके लक्षण क्या है। यहां ध्यान रखना, गाय के अंतर्गत क्या रह जाता है साथियों, आपको पैराथायराइड ग्रंथि रह जाती है। गाय या भैंस की बात करें तो क्या रह जाता है, एक पैराथायराइड ग्रंथि रह जाती है, पैराथायराइड ग्रंथि रह जाती है। अब ये पैराथायराइड ग्रंथि क्या करती है, एक हार्मोन का स्राव करती है। उस हार्मोन का कार्य क्या रहता है, उस हार्मोन का कार्य है भी जो आपका कैल्शियम होता है, उस कैल्शियम को कन्वर्ट करना, किसमें, ब्लड के अंतर्गत। जो कैल्शियम ऑब्जॉर्व कर रही है बॉडी उसे ब्लड के अंतर्गत कन्वर्ट करना। लेकिन जब मिल्क फीवर हो जाता है तो ये पैराथायराइड ग्रंथि अपना कार्य करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। जब बंद कर देती है तो वही बात करते हैं, तो आपका क्या है, ब्लड में आपका कैल्शियम जा नहीं पाएगा, तो इसी कारण क्या होता है आपका मिल्क फीवर। तो वही अपन बात करते हैं रक्त में कैल्शियम का स्तर घटना, यानी कि रक्त में ब्लड कैल्शियम का स्तर घट जाता है। अगर प्रॉपर्ली बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं मिल्क फीवर में क्या होता है, पैराथायराइड ग्रंथि काम करना बंद कर देगी जब ये रोग हो जाएगा। और इस ग्रंथि का काम ही क्या था, उस हार्मोन का काम ही क्या था, बॉडी वाले कैल्शियम को ब्लड वाले कैल्शियम में मिक्स करना। तो ये आपका 65 रह जाता है। उसके बाद 68 की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 68 की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ना साथियों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और इसके तो मेरे को ऑप्शन भी बहुत प्यारे लग रहे हैं साथियों। क्यों लग रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने अपने साथ एक खेल सा खेला है ना, क्या वही बात करते हैं ना अपने। तो क्या है ये क्वेश्चन, तो यहां बात करते हैं साथियों। तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है नीलगाय प्रजाति किसकी रह जाती है, नीलगाय प्रजाति किसकी रह जाती है। बिल्कुल साथियों हिरण की प्रजाति रह जाती है। लेकिन ध्यान रखना बाकी जो ऑप्शन में, तो जो सेकंड ऑप्शन है आपका घोड़े वाला, ये क्यों आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि ये जो नीलगाय है ना, ये लगभग आपको घोड़े के आकार की या उसके समान ही दिखाई देती है ना। और गाय तो आपका इसमें पीछे लगा हुआ है, तो कुछ मनुभाव गाय पे भी जाएंगे, ठीक है। तो कुछ साथी अपने बात करेंगे तो ये रहता है ना, क्या पता इसकी हो जाए, तो नहीं साथियों, बात करेंगे नीलगाय आपकी क्या रह जाती है, हिरण की प्रजाति रह जाती है। उसके बाद अपन चलते हैं, इसी के नीचे आपका एक और क्वेश्चन रह जाता है साथियों। उसने पूछा है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भी जो आपका डीफॉरेस्टिंग होती है, कौन सी होती है साथियों, डीफॉरेस्टिंग, यानी कि वो क्या बात करे, यानी कि वो बात करे वनोन्मूलन की। वनोन्मूलन का मतलब ये होता है भी आप वनों को काट रहे हो। तो वनों को जब अपन काटते हैं तो वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि भी मतलब अपन को वनों को काटना नहीं चाहिए,
वो अपने लिए हानिकारक है। रीजन क्या है, क्यों हानिकारक है, तो क्या बात होती है, याद रखिएगा। क्या वह मृदा अपरदन घटाता है? बिल्कुल साथियों नहीं। वनों को काट देंगे तो मृदा अपरदन कैसे घटाएगा? क्योंकि वनों की या पौधों की या पेड़ों की अपन बात करें, जड़ों के द्वारा तो मिट्टी का संगठन होता है, जुड़ा होता है, और वही काट देंगे तो संगठन कहां रहेगा? ठीक है, तो बात करते हैं फिर किसी ना अपरदन, मतलब आपका कोई भी अपरदन, जल अपरदन, वायु अपरदन के माध्यम से मिट्टी उड़ेगी अगर वहां नहीं है। वर्षा में वृद्धि करते हैं? बिल्कुल नहीं करते साथियों। यह मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं बढ़ाते। ठीक है, वनों को काट रहे हैं तो कैसे बढ़ाएंगे? तो क्या करते हैं ये? तो यहां याद रखना, ये इसका डी आंसर राइट रहता है। यह मृदा अपरदन बढ़ाते हैं। जब आप लगातार वनों को काटोगे तो वो मिट्टी कटना स्टार्ट हो जाती है। उसी को तो अपन क्या करते हैं? उसी को तो अपन मृदा अपरदन कहते हैं, मिट्टी। अब हम 77 की बात कर रहे हैं साथियों। 77 में क्या पूछा गया था? 77 में उसने पूछा है, किस पशु उत्पाद में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? ठीक है, यहां पूछ रहा है भी वसा किस में ज्यादा थी। ठीक है, वो अपन को याद रखना है भी वसा किस में ज्यादा रह जाती है। तो जहां तक वसा की बात करते हैं साथियों, किस में ज्यादा रह जाती है? वो आपकी रह जाती है, यहां अपन बात करें सर क्या उसमें रह जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं जी। किसमें? गाय के दूध में वसा ज्यादा नहीं रह जाती, इसमें तो 3.5 के एवरेज रहता है। तो वसा सबसे ज्यादा किसमें रह जाती है? अंडे में रह जाती है साथियों। ठीक है, लगभग 11% के समथिंग, और 10 के समथिंग आपको मांस में मिलती है। गाय में बात करें तो 3.5 के समथिंग मिलती है। तो 77 में अपन को ये बातें याद रखनी थी। नेक्स्ट अपन चलते हैं साथियों। तो नेक्स्ट है आपका 78 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या कर रहा है वो, निम्नलिखित में से किस जंतु उत्पाद में प्रोटीन की मात्रा या प्रोटीन का प्रतिशत न्यूनतम है? मतलब मिनिमम की बात कर रहा है। लास्ट में उसने फैट से संबंधित क्वेश्चन पूछ के मैक्सिमम पूछा है, यहां पे वो मिनिमम की बात कर रहा है। मिनिमम प्रोटीन किसमें रह जाती है? तो यहां देखा, मिनिमम जो प्रोटीन की बात करते हैं साथियों, वो किसमें रह जाती है? आपकी गाय के अंतर्गत रह जाती है। गाय के अंतर्गत आपका 3.5 के समथिंग प्रोटीन जो अपन को पढ़ने को मिलता है साथियों। तो यहां अपन गाय के दूध की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है, अगर जस्ट इसका अपोजिट पूछ लेता वो भी, प्रोटीन का प्रतिशत मैक्सिमम किसमें होता है? तो किसमें होता है? मांस के अंतर्गत। लगभग 16 से 22% आपका मांस में क्या रहता है? प्रोटीन रहता है, अगर वो उल्टा पूछ लेता। लेकिन यहां उसने क्या पूछा है? यहां उसने न्यूनतम पूछा है, इसलिए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय का दूध हो जाएगा साथियों। उसके बाद चलते हैं अपन 79 की बात करते हैं साथियों। 79 में वो क्या पूछ रहा है? 79 में उसने क्या पूछा है? खेती फार्मिंग का वह तरीका जिसमें फलन उत्पादन, खेती फार्मिंग का वह तरीका जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन आदि एक ही स्थान में किए जाते हैं कहलाता है। यानी कि भी अपन क्या कर रहे हैं? क्रॉप प्रोडक्शन ले रहे हैं, फसल ले रहे हैं, उसके साथ साथ ही अगर पशुओं को पालना स्टार्ट कर दे तो वो क्या कहलाता है आपका? वो आपका मिक्स फार्मिंग कहलाता है, यानी कि मिश्रित खेती कहलाता है साथियों। उसके बाद चलते हैं अपन 97 पे। 97 की बात करते हैं, क्या पूछा गया है 97 में, उसकी बात करते हैं साथियों अपन। तो क्या है 97 में? ये रहा आपका क्वेश्चन 97 वाला। उसने पूछा है साथियों, क्या वो पूछ रहा है, कौन सा पदार्थ कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग नहीं होता? ध्यान रख लेना, प्रयोग नहीं होता। तो कंपोस्ट होता क्या है? कंपोस्ट को अपन किस नाम से जानते हैं? इसे अपन सिंथेटिक FYM के नाम से जानते हैं। सिंथेटिक FYM मतलब कि फार्म यार्ड मैनर, संश्लेषित गोबर की खाद, जिसको 1921 में स्टार्ट किया था साथियों। 1921 में रिचर्डसन और हैंसन ने स्टार्ट किया था। अब ध्यान क्या है? तो गोबर खाद जो अकेले गोबर से बनती है, कंपोस्ट क्या है? गोबर खाद के साथ साथ ही कुछ और पदार्थों का जो घरेलू होते हैं ना, सड़े गले फल हो गए, पत्ते हो गए, कचरा हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है, उसको मिक्स करके, मतलब वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपका, तो क्या क्या हो जाएगा? गोबर का अपशिष्ट बिल्कुल होता है जी, सड़े हुए खाद्य पदार्थ बिल्कुल होते हैं, तेल और पेंट नहीं होगा साथियों। क्या होगा? फल और सब्जियों के छिलके होते हैं, मतलब सी ऑप्शन इसका नहीं होगा। मतलब तेल और पेंट इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी सब है साथियों। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 98, इसी के नीचे ये साथियों। ठीक है, क्या है 98 में, उसकी बात कर लेते हैं अपन, क्या पूछा जा चुका है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों 98 के अंतर्गत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो अभी अपन ने जो बात की ना, मैंने आपको क्या कहा था? FIM क्या है आपका? गोबर गैस खाद क्या रहती है? तो वो क्या रहती है? वो आपका क्या रहती है?
गाय और भैंस का गोबर रह जाती है साथियों। क्या रह जाती है? गाय और भैंस की बात करते हैं, किसमें? 98 में बात कर रहे थे साथियों, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, तो ये आपका हो जाएगा साथियों गोबर गैस संयंत्र क्या है आपका? गाय और अपन बात करें थे किसकी? गाय और भैंस का गोबर क्या रहता है? तो गोबर गैस संयंत्र मतलब एक का थर्ड हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट आपका केंचुआ आ जाएगा। वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद ही होती है, केंचुए के द्वारा खाद जो तैयार की जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भूमि शरण आपका क्या रहता है? ठोस अपशिष्ट। और पुनर्चक्रण क्या रहता है? लोहे की छेलन और टूटे हुए प्लास्टिक का सामान। इसको इंग्लिश में पढ़ लेना साथियों। रिसाइकलिंग किसका करते हो आप? वो प्लास्टिक ब्रोकन जो रह जाती है, अपशिष्ट जो रहता है या लोहे की वस्तुएं, तो क्या है? तो ए का क्या है साथियों? ए का आपका क्या है? थर्ड है। ए का थर्ड है क्या किसी में? जी 2 है, ए भी है और आपका ये बी वाला ऑप्शन भी है। फिर बी की बात करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बी का 4 ऊपर वाले में, बिल्कुल आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब ए का थर्ड गोबर गैस संयंत्र गाय और भैंस का गोबर है। वर्मी कंपोस्ट आपका क्या है? केंचुआ वाला रह जाएगा। सी का सेकंड भूमि शरण लैंडफीड क्या हो जाएगा? ठोस अपशिष्ट हो जाएगा। डी का फर्स्ट पूर्ण चक्रण क्या हो जाएगा? लोहे की चिलन और टूटे हुए प्लास्टिक का सामान जो अपन रिसाइकलिंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद 113 की ओर चलते हैं साथियों। अपन 113 में क्या पूछा गया है? तो 113 के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या था 113 के अंतर्गत? जी क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जी, बिल्कुल बात करेंगे अपन 113 के अंतर्गत आपसे क्या पूछा गया है नया, ठीक है। 113 की बात कर रहे हैं साथियों। 113 में आता है जी, बिल्कुल ये आपका है कुक्कुट पालन से संबंधित साथियों। किससे? कुक्कुट पालन से संबंधित क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन आपका रह जाता है निम्नलिखित में से कौन सी मछली अलवणीय जल की मछली नहीं है? ये ध्यान रख लेना, कई साथी तो जल्दबाजी में पढ़ते हैं, नहीं तो पढ़ते ही नहीं ना। तो ये पूछ रहा है कौन सी अलवणीय जल की मछली नहीं है, यानी कि कौन सी? अलवणीय का मतलब क्या होता है? जिसमें लवण ना हो, यानी कि मीठे पानी की बात कर रहा है वो, या मीठे जल की बात कर रहे हैं। तो कौन सी मीठे जल वाली नहीं है? तो याद रख लेना रोहू, कॉमन कार्प और जो कतला रह जाती है ये तो मीठे पानी की रह जाती है। तो जो आपकी हिल्सा होती है साथियों, हिल्सा आपकी क्या रह जाती है? मीठे की नहीं है, ये क्या है? आपकी खारे की है, ठीक है। ये देखना, मतलब ये क्या है? ये आपकी अलवणीय जल की मछली है। कौन सी? हिल्सा। और लवणीय वाली कौन सी है? वो आपकी, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये बात करते हैं साथियों अपन, हिल्सा आपकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 113 के बाद अपन चलते हैं 122 की ओर। 122 में क्या पूछा गया साथियों, उसकी बात कर लेते हैं अपन। की बात करें साथियों, 122 में क्या है? पशुओं में सेलुलोज का पाचन। तो पशुओं में सेलुलोज का पाचन कहां होता है? याद कीजिएगा, अपन ने प्रथम क्लास के अंतर्गत बात की थी साथियों। क्या बात की थी? भी जो पशु होते हैं अमाशय के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा था, और पहला भाग कौन सा था उसका? रुमंत्री पशु रह जाते हैं, जुगाली करने वाले। उस जुगाली करने वाले पशुओं में अपन ने गाय, भैंस, भेड़, बकरी को रखा था, और उसके जो पेट होते हैं 4 भागों में बांटे होते हैं। पहला कौन सा? रुमेन होता है साथियों। सेकंड रेटिकुलम होता है। थर्ड ओमेजस होता है। और फोर्थ आपका एबोमेजस होता है। तो उन 4 में से जब पशु खाना खाता है या चारा खाता है, जो अपन ने पहली क्लास के अंतर्गत बात की थी साथियों, वो चारा खाता है, तो वो पहले चारा सबसे पहले कहां जाता है? वो आपका रुमेन वाले पार्ट में जाता है, ठीक है। कौन सा? रुमेन वाले पार्ट में जाता है, और यही आपका सेलुलोज का क्या होता है? पाचन होता है साथियों। तो 122 के बाद अपन चलते हैं साथियों, 122 के बाद 125 नंबर की बात करते हैं। 125 नंबर आपका क्या है? गद्दी, गडगरिये, शेफर्ड का संबंध कहां से रह जाता है? कौन से? तो बिल्कुल साथियों इसका क्या रहता है? हिमाचल प्रदेश से रह जाता है। किससे? हिमाचल प्रदेश से। राजस्थान की बात करेंगे तो रायका जाति है, जो ऊंट पालक जाति है, ठीक है, वो ऊंटों को पालती है, उसका संबंध राजस्थान से रह जाता है। वहीं महाराष्ट्र की अगर अपन बात कर ले साथियों, तो महाराष्ट्र की धनगर जाति रह जाती है। कौन सी रह जाती है? धनगर जाति रह जाती है, जो महाराष्ट्र की है। ये ध्यान रखना, उत्तराखंड से अपन को नहीं ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन चलते हैं 126 नंबर। 126 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पशु चारण समुदाय है? बिल्कुल अभी अपन ने बात की है, कौन सा? रायका रह जाएगा ना। कौन सा रह जाएगा? रायका। तो इन चारों ऑप्शनों की अपन बात कर लेते हैं। गद्दी, गडगरी अभी अपन ने बात की है, किसके? एचपी रह जाता है ना, हिमाचल प्रदेश। और रायका से आपका क्या रह जाता है? राजस्थान रह जाता है। धनगर से मैंने अभी बताया आपको क्या रह जाएगा? महाराष्ट्र रह जाएगा। गुज्जर बकरवाल कहां रह जाता है? जम्मू एंड कश्मीर से रह जाता है। रिपीट कर लेते हैं, क्या ये बात ध्यान में रह जाएगी आपको? जी बिल्कुल। तो ये आपका चारों रह जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन
126 के बाद 127 की ओर चलते हैं और 127 क्या है, 127 आपका रहता है। तो एक साइड आपके समुदाय हैं और एक साइड आपके संबंधित राज्य रह जाते हैं। अभी जो बात की अपन ने, मैंने आपको चारों बताए ना, उन्हीं को ही फिल करना है। तो क्या था, रायका का संबंध किससे रह जाता है, तो राजस्थान से। धनगढ़ का संबंध किससे रह जाता है, महाराष्ट्र से। गद्दी गडकरी हिमाचल प्रदेश के, और गुज्जर बकरवाल जो रह जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर से रह जाते हैं। तो इनको देखते हैं अपन। तो ए का सेकंड, दो ऑप्शन है अपने पास जी, बिल्कुल। ए का सेकंड यहां हो रहा है, बी का थर्ड हो रहा है, बी का थर्ड हो रहा है, बिल्कुल। सी का फोर्थ जी, डी का फर्स्ट जी। तो आपका ए नंबर क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 127 के बाद चलते हैं अपन, इसी के बाद आपका 128 नंबर, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था कब, 1972, 1972 में। जो आपने पढ़ा होगा साथियों, टाइगर प्रोजेक्ट वाला पढ़ते हैं अपन, एलिफेंट प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट वाला पढ़ते हैं, वो इसी के अंतर्गत चलाया गया। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन अपन बात करते हैं, 145 की बात करते हैं साथियों, और वो कौन सा रह जाता है आपका, उसकी बात करते हैं अपन। ये कौन सा रह जाता है आपका, ये आपका रह जाएगा, कुक्कुट में नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम किन प्रचकों पर केंद्रित है। तो ये आपका रह जाएगा, चूजों की संख्या की गुणवत्ता, बिल्कुल। उच्च तापमान के प्रति सहनशील, उच्च देखभाल में आवश्यकता नहीं होगा, अंडा देने की पक्षियों के आकार जी, बिल्कुल। क्या आता है, ए, बी और डी जी, बिल्कुल। इसका सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये साथियों पशु परिचर के प्रथम प्रश्न पत्र के जो अपन पशुपालन से संबंधित प्रश्न रह जाते हैं, उनके बारे में अपन ने डिटेल से जो चर्चा की है, अपन आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं नए सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।